नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। मॉनसून सत्र अपने अंतिम चरण में है। ऑनलाइन गेमिंग बिल लोकसभा में पेश। इसके बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता है कि सरकार जनता के हित से जुड़े काम करे। विपक्ष के हंगामे के आगे सरकार जनता से जुड़े विधायी कार्यों और महत्वपूर्ण बिलों को अधर में नहीं लटकने देगी। देश देख रहा है कि संसद में विपक्ष के रवैये को किस तरह से विपक्ष लगातार व्यवधान डाल रहा है। कल मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है। उधर एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने दाखिल किया नामांकन। पीएम मोदी बने पहले प्रस्तावक। बताएंगे आपको दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ। जनसुनवाई के दौरान मचा हड़कंप, हिरासत में लिया गया आरोपी। साथ ही होगी देश दुनिया की खबरें, लेकिन आइए शुरुआत करेंगे अभी तक की बड़ी खबरों के साथ। अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष के शोरगुल के बीच ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 लोकसभा में किया पेश। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हमला। बीजेपी समेत सभी दलों के नेताओं ने की कड़ी निंदा। गिरफ्तार हमलावर से पूछताछ जारी। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने दाखिल किया नामांकन। नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य रहे मौजूद। इंडी गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी कल भरेंगे पर्चा। हिमाचल के कई इलाकों में अगले 5 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट। मनाली चंडीगढ़ हाईवे बंद। कुल्लू में लगातार दूसरे दिन फटा बादल। वहीं बारिश से थमी मायानगरी मुंबई की रफ्तार। और रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के प्रयास तेज। बुडापेस्ट में हो सकती है ट्रंप, जेलेंस्की और पुतिन की त्रिपक्षीय वार्ता। लोकसभा में आज केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक पेश किया। ये विधेयक ऑनलाइन सट्टेबाजी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग का रेगुलेशन, ई स्पोर्ट्स, शैक्षिक और सामाजिक गेमिंग को बढ़ावा देना, नियामक प्राधिकरण का गठन और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने जैसे प्रावधान इस विधेयक में शामिल किए गए हैं। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक पेश किए जाने के दौरान भी विपक्ष का भारी हंगामा देखने को मिला, जिसके चलते संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू काफी नाराज दिखे। उन्होंने विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि विपक्ष सदन की कार्रवाई को चलने नहीं दे रहा है, जिससे समय का दुरुपयोग हो रहा है। बार बार समझाने के बाद भी जब विपक्ष का हंगामा नहीं रुका तो लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र का कल आखिरी दिन है। लिस्ट तय किया गया है। ये बहुत दुख की बात है। हमारा देश का नायक जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा करके भारत का झंडा को लहरा के आया, उनको सम्मानित करने का भी मौका नहीं दिया है विपक्ष के लोगों ने। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आप लोग बाहर में जाकर के आप देखिए कितना खराब लगता है। आपका ये हरकतें दुनिया हंसता है। अब स्कूल के बच्चे भी बोलने लग गए हैं कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऐसा बिहेव करता है क्या? आप सोचिए, शांति दिमाग से सोचिए। सरकार का बिजनेस तो हम पारित करके रहेंगे। देश का हक में, समाज का हक में जो काम हमको करना है, देश के लोगों ने दायित्व दिया है, हम काम करेंगे। और हमारे साथ नीरज सिंह संसद से जुड़ रहे हैं, साथ ही आईटी और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट सुविमल भट्टाचार्य जुड़ रहे हैं। नीरज, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। आज जिस समय केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बिल को रखा, उस समय भी जोरदार हंगामा विपक्ष का था, जिस पर नाराजगी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने जताई और उन्होंने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता है कि जनता से जुड़े मुद्दों को या उनसे जुड़े तमाम विधेयकों को लेकर सरकार सदन में पास करे या उस पर चर्चा हो।
देखिए बिल्कुल सही बात है। और आप देखें कि ये कोई पहला मौका नहीं है। लगातार आप देखें कि जब से सत्र की शुरुआत हुई है और जो विपक्ष है वो लगातार इस तरह के हंगामे कर रहा है। देश हित के तमाम मुद्दे हैं, देश हित के तमाम विषय हैं जिन पर चर्चा कराई जाने की ज़रूरत है और तमाम बिल हैं जिनको पास किए जाने की ज़रूरत है। आज जिस ऑनलाइन जो वोटिंग को लेकर जो बिल संसद में पेश किया गया है, लोकसभा में पेश किया गया है, वो आप समझें कि कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि इससे पहले ऋतु जी आपने देखा होगा कि महादेव सट्टा ऐप का नाम सामने आया था और किस तरीके से महादेव सट्टा ऐप ने हजारों परिवारों की जो जिंदगियां हैं वो बर्बाद कर दी थी। बड़े बड़े सेलिब्रिटी उस महादेव सट्टा ऐप के प्रचार में लगे हुए थे। महादेव सट्टा ऐप के जो कर्ता धर्ता और जो मालिक थे, दुबई में जब उन्होंने पार्टी दी थी, बॉलीवुड की तमाम हस्तियों को इनवाइट किया था और जो आम लोग थे, गरीब लोग थे, वो इस चकाचौंध में फंसकर अपनी ना केवल जो गाड़ी कमाई है उसको गवा बैठे, बल्कि कई सारे लोगों ने सुसाइड भी कर लिया। आप देखें कि जिस तरीके से ऑनलाइन जो बैटिंग ऐप हैं वो विदेशों से संचालित होते हैं, यहाँ की भोली भाली जनता उसमें पैसे लगाती है। कई बार वो पहले से ऑलरेडी फिक्स होते हैं और वो एक बड़ी रकम विदेशों में चली जाती है। भारत में उस रकम का पता नहीं लगता और उस रकम का प्रयोग कई बार आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो उस रकम का प्रयोग करते हैं। हवाला के थ्रू दूसरे देशों से होते हुए जो टेरर फाइनेंस जैसे तमाम इश्यूज हैं उनमें उस रकम का जो प्रयोग है वो किया जाता है। आतंकवादियों तक वो इस तरह की जो रकम है वो पहुंचती है। इस तरह के तमाम खुलासे भी हुए थे जब जांच हुई थी और इस तरह के तमाम मामले आए थे। अब सरकार ये बिल लेकर आ रही है और निश्चित तौर पर ऑनलाइन जो बैटिंग है, जो सट्टेबाजी है, उस पर रोक लगेगी। आप देखें कि अगर कोई भी सेलिब्रिटी इस तरह का प्रचार करेगा उसे 2 साल तक की सज़ा और 50 लाख का जुर्माना है वो देना पड़ेगा। इसके साथ साथ ही कोई भी अगर ऑनलाइन बैटिंग अगर संचालित करेगा तो 3 साल की सज़ा और 1 करोड़ तक का जुर्माना उसको देना पड़ेगा और दोबारा से अगर वो इसी तरह का अपराध करता है तो जो सज़ा है वो कड़ी हो जाएगी। तो आप समझें, सरकार का ये कहना है कि ई स्पोर्ट्स बढ़े, सोशल स्तर पर ई स्पोर्ट्स में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अवैध तरीके से सट्टेबाजी की जाती है, अवैध तरीके से जो पैसा लगाया जाता है और उसके कारण जो तमाम लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं, तमाम लोगों को परेशानी होती है, वो अब नहीं होने दी जाएगी। और बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को लाकर जिस तरीके से जनता को आकर्षित करने का जो प्रयास किया जाता है तो वो अब नहीं हो सकता है। सरकार इस पर बिल लेकर आ रही है और जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो गया है और जैसे ही बिल पास होगा निश्चित तौर पर ऑनलाइन अवैध तरीके से जो बैटिंग होती है जिसमें पैसा लगाया जाता है उस पर लगाम लगेगी और न केवल जो आम जनता है उसको एक राहत मिलेगी, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जिन लोगों ने इस तरह का कारोबार संचालित कर रखा है और पैसे को देश से बाहर भेजते हैं उन पर भी आने वाले समय में लगाम लगेगी। ऋतु ठीक, नीरज आप हमारे साथ नीरज बने रहिएगा। सुबिमल भट्टाचार्य जी हैं, IT और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुबिमल जी, नीरज जिस तरह से बता रहे हैं, क्या आप ये मानते हैं, क्योंकि विपक्ष का तर्क ये है कि इसमें रेगुलेशन की ज़रूरत है, ऑनलाइन गेमिंग की बैनिंग की ज़रूरत शायद नहीं है, रेगुलेशन की ज़रूरत है, क्योंकि इस पूरे गेमिंग और इस पूरे सेक्टर से जुड़े तमाम ऐसे रेवेन्यू है जो सरकार को मिलता है और बहुत सारी चीज़ों पे असर होगा। जब आप दबाव में किस चीज़ों को बंद करेंगे तो उसके एक तरह से दूसरे तरीके होंगे जिसमें जनता फिर उन गेमिंग को इख्तियार करेगी, तो वो और बड़ा नुकसान होगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुनाफा आना और रेवेन्यू आना एक बात है और जो ओवरऑल एक होलिस्टिक अप्रोच से जिस तरीका से सरकार ने इस बिल को लाया है वो सोचना और बहुत जरूरत है। हालांकि इंडिया में 45 करोड़ लोग इस वक्त गेमिंग के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे जो गवर्नमेंट जिसके ऊपर नजर डाल रहा है इस बिल के माध्यम से वो है मनी रिलेटेड जो गेम्स होते हैं। सो मनी रिलेटेड गेम जिस तरीका से एक गैम्बलिंग का रूप और पिछले कुछ महीनों में देखा गया है जिस तरीका से लोगों को आकर्षण करता है इसमें और बहुत सारे अनवांटेड एलिमेंट्स भी इसमें जोड़ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि जो कदम लिया गया है कि ओवरऑल एक इसके ऊपर पेनल्टी और इसके साथ साथ जो सरोगेसी एडवर्टाइजमेंट सब कुछ बंद करने का मुझे लगता है कि होलसम अप्रोच सरकार की तरफ से जो लिया गया वो ज्यादा ठीक है। इस वक्त आप इस सेक्टर को किसी भी तरीका से एक लूप होल्स रख नहीं सकते जिसके माध्यम से
सिर्फ मुनाफा और जीएसटी को देखते हुए इसको चालू रखें और आगे समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ता है और जो एंटी सोशल एलिमेंट जिस तरीके से इसको इस्तेमाल करता है इस प्लेटफॉर्म को इस तरीका से सुविधा या सुযোগ ना दिया जाए। तो यही सुबिमल जी, आपने कहा एंटी सोशल एलिमेंट इसका इस्तेमाल करता है। सरकार का भी कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी इन गेमिंग तमाम ऐप्स पे प्रतिबंध की जरूरत है। तो वो कौन सी बड़ी चुनौती है? राष्ट्रीय सुरक्षा को किस तरह की चुनौती इन गेमिंग प्लेटफॉर्म से मिल रही है? देखिए, इस वक्त जो डिजिटल एज में आज जिस तरीका से फेक आइडेंटिटी से लोग घुस जाते हैं और इसके बाद सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, सारे जो गेमिंग के माध्यम से नेटवर्क्स अपने आप बना के और इसके बाद अपने लोगों को हर तरीके के गलत प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। तो ये जो ओवरऑल एक तरीका से डिजिटल इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए देश में जो प्रयास हो रहे हैं, चाहे कानून के माध्यम से या जिस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स भी लाए गए 2021 साल में, तो इसकी सिलसिले में जो जिस तरीके से आपको ओवरऑल डिजिटल इकोसिस्टम के ऊपर कंट्रोल लाना है और मुझे लगता है कि मैनेज करना है ताकि इसको इस्तेमाल ना हो, क्योंकि आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज में इस तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते करते एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेते लेते भारतीय लोगों का उसके माध्यम से भी आप इस तरीका से मॉडलिंग आज कर सकते हैं जहां से आप हमारे फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन ला सकते हैं। तो ये बंद करने के लिए कुछ प्रयास, ये एक कदम रहेगा। जी, अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, हालांकि तर्क कहें या फिर सरकार का पक्ष कहें कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर खतरा और जिस तरह से युवा पूरा एक तरह से ऑनलाइन गेमिंग को लेके भ्रामक हो रहा है, उसे रोकने के लिए ये बड़ा कदम, ये बड़ा बिल लेके आया जा रहा है। लेकिन इतनी तेजी से मॉनसून सत्र 2 दिन में कल खत्म हो रहा है, कैबिनेट से पास होके आज लेके आया गया। हम जानते हैं पूरा मॉनसून सत्र एक तरह से विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ता दिखाई दिया है। ऐसे में ये जो जरूरत है, अर्जेंसी है, वो क्या बताती है? अर्जेंसी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस सेक्टर के लिए कोई एक रेगुलेटर अभी तक नहीं था। आप होम मिनिस्ट्री के पास जाते थे अपनी शिकायतों को लेकर के, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री आपको गाइडलाइन देती थी कि आपको क्या कुछ एडवर्टाइजमेंट में कहना है। इसके जो रूल्स हैं वो आईटी मिनिस्ट्री बनाती थी। अब इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटर के दायरे में लाने के लिए ये बिल लाया गया है। स्पष्ट तौर पर जो बड़ी खबर ये आ रही है कि सारे के सारे ऑनलाइन गेम्स को फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद सरकार ये तय करेगी कि ये ई स्पोर्ट्स के कैटेगरी में आते हैं या फिर ऑनलाइन बेटिंग की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑब्वियसली जो लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसी लेवल पे बहुत सारे लोग छट जाएंगे जो कि ऑनलाइन बेटिंग करने की कोशिश करते हैं। और जितने स्ट्रिंजेंट प्रोविजन किए गए हैं और ये भी कहा गया है कि जो कंपनी जिसको बढ़ावा देंगी, किसी भी तरह के ऑनलाइन ऐप या गेमिंग ऐप का इस्तेमाल करेंगे या बनाने की कोशिश करेंगी, उनके डायरेक्टर्स को भी और जो उनके अधिकारी अगर ड्यू डिलिजेंस प्रूव नहीं कर पाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी सर्वोच्च स्तर पर इसकी जिम्मेदारी तय की जाती है इस बिल के द्वारा। और यही उम्मीद की जाती है कि ये जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं जिसमें फाइनेंशियल लॉस, और मैं आपको रिकॉर्ड बता सकता हूं कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में भी शायद ये तय हो सकता है कि इस पर 40% के इसको टैक्स के दायरे में लाया जाए। जीएसटी में ही एक ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग में ये कहा गया कि किसी बहुत बड़े मंत्री के पोते ने उनका क्रेडिट कार्ड ले लिया और 50 रुपए का गेम खरीदा, लेकिन उसने जितने गेम खेले उससे 50 रुपए से वो राशि बहुत ज्यादा बढ़ करके कई लाखों में चली गई और क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। तो आप ये समझिए कि इतने बड़े स्तर पर जो लोग पढ़े लिखे हैं वो लोग भी इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि कहां पर आपको 50 रुपए से शुरुआत करनी है। 1 रुपए से बहुत सारे गेम शुरुआत करने के लिए आपको आकर्षित करते हैं और उसके बाद करोड़ों का आपको चूना लग जाता है। तो इस तरह से जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं और बहुत सारे कंपनीज के सर्वर देश के बाहर होते हैं जहां इनको रेगुलेट कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। बहुत सारे मिरर वेबसाइट्स हैं जिनके जरिए ऑनलाइन गेमिंग की जाती है। एक को ब्लॉक करती है सरकार तो दूसरे वेबसाइट के जरिए फिर से ऑनलाइन गेमिंग के एवेन्यू आपके लिए खुल जाते हैं। तो जिस तरह से युवाओं में इसका बुरा असर पड़ रहा था और रोजगार के साथ साथ इसका एक
एक डिजिटल टॉक्सिक समाज में फैल रहा था। यही अर्जेंसी है इस बिल के लाने के पीछे, और ऐसा माना जा सकता है कि ये जो कई सारी जगह से खबरें आ रही थी को आत्महत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसके लिए एक जिम्मेदारी तय करना, और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे वो मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हों या फिर जो सेलिब्रिटीज हों, वो भी अपनी जिम्मेदारी समझें और इस तरह के गेम्स को बढ़ावा न दें, उसके लिए लेकर के ये बिल लाया गया है। जी अजय, इसी बात पे जो सांसद हैं कार्ति चिदम्बरम, उनका तर्क ये है कि जो भी इससे रेवेन्यू आ रहा है या फिर इस तरह के रेगुलेशन चाहिए, लेकिन कुछ गेमिंग पे प्रतिबंध कहीं ऐसा ना हो कि युवाओं को और भटकाए। इस तर्क को कितना तो सही मानते हैं? रेवेन्यू लॉस के तर्क को कितना सही है? जो एनफोर्समेंट, जी मैं वही जवाब दे रहा था कि साहब उनको पता होगा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ये कहा है कि 27,000 करोड़ रुपए का टैक्स लॉस हुआ है इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड से। तो ये भी एक फिगर है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। अगर सरकार को 28 या 30% के प्राइज मनी जीतने पर जो टैक्स मिलता है वो एक फिगर आपको दिखाई देता है और आपको लगता है कि रेवेन्यू है, क्योंकि आमदनी हो रही तो आप रेवेन्यू कीजिए, क्योंकि इस बिल का नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ई स्पोर्ट्स। तो बैनिंग शब्द नहीं कहा गया, इसको प्रमोशन, जो जेन्युइन स्पोर्ट्स है उनको प्रमोट करना, उसमें 3 लाख करोड़ रुपए की अगर इंडस्ट्री बनती है, 2 लाख नौकरियां मिलती हैं और वहां से रेवेन्यू आता है तो जेन्युइन रेवेन्यू है। लेकिन अगर जीएसटी का लॉस होता है और फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं और सर्वर बाहर रख करके केवल बेटिंग की जाती है, गैम्बलिंग की जाती है, एक टीम बना करके आप क्रिकेट की टीम या फुटबॉल की टीम बना करके अगर आप करोड़ों रुपए का दाव लगाते हैं और उसके बाद पैसा आप किसी तीसरे कंट्री में किसी ऐसे माध्यम से ट्रांसफर करते हैं जिसको आप ट्रेस नहीं कर सकते सरकार के तौर पर, रेगुलेटर के तौर पर, ये सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि डिजिटल सॉवरेंटी जो है देश की उसको बरकरार रखते हुए उसका संरक्षण करते हुए ऐसे नियम बनाए जाएं कि इस तरह की जो धोखाधड़ी है उससे सरकार को भी फायदा नुकसान ना हो और जनता को भी नुकसान हो। तो ये प्रो कंज्यूमर बिल है, ये प्रो इंडस्ट्री बिल है, और ऑब्वियसली अगर इसको रेगुलेट किया जाता है तो आने वाले दिनों में जो जेन्युइन रेगुलेटेड इंडस्ट्री होगी उससे होने वाला जो रेवेन्यू है वो सरकार को फायदा देगा। अजय, अंत में एक सवाल और, क्योंकि कार्ति चिदम्बरम का या विपक्ष का ये कहना है कि इस उद्योग से बिना परामर्श के, बिना कंसल्टेशन के ये बिल लेके आया गया है, जल्दबाजी में लेके आया गया है, आने वाले समय में उल्टा पड़ सकता है। तो ये उल्टा पड़ सकने का तर्क क्या है? अगर देश के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रख के और एक रेगुलेशन को ध्यान में रख के अगर ये किया जा रहा है, तो अगर विपक्ष की बात है तो शायद बहुत शॉर्ट मेमोरी होती है जनता की, इस बात पर वो भरोसा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप न्यूज़ रिपोर्ट्स देखें तो 2 साल पहले इसको रेगुलेशन को लेकर के जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी, 2 साल से ये बात चल रही है। सारी की सारी बड़ी इंडस्ट्रीज जाकर के सरकार के पास अपना रिप्रेजेंटेशन दे चुकी हैं और ऑब्वियसली वो इस बात पर कन्विंस नहीं कर पाई सरकार को कि बेटिंग को अलाउ किया जाना चाहिए, और इसलिए सरकार एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल लेकर के आई है। तो ऐसा कहना है कि ये फौरी तौर पर किया गया है और बिल एक रात में बन जाता है और उसके बाद बिना कंसल्टेशन हो चुका है, इंडस्ट्री के सारे लोगों से उनकी राय ली गई है और उसके बाद जो उनके सुझाव, और आप कई सारी इंडस्ट्री से बात करेंगे तो उसका समर्थन करते हुए नजर आएंगे, वेलकम करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसा कहना कि ये बिल्कुल फौरी तौर पर लाया गया है या फिर इसमें अर्जेंसी है या फिर ये ध्यान भटकाने, ये सब पॉलिटिकल रियोट्रिक है और इसमें कोई बहुत ज्यादा सच्चाई नहीं। आप देखिए 2 साल पहले इसको रेगुलेट किया गया था, उसके बाद से लगातार चर्चा चल रही जी। सुविमल जी, तमाम अन्य देश, क्योंकि ये ऑनलाइन गेमिंग कई जगह हर देश में ही खेली जाती है, तो और देश किस तरह से अपने इस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को या गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को सुरक्षित रखते हैं, इस तरह के कानून लेके आते हैं, प्रावधान करते हैं, जिसे भारत में विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, हर देश अपने सोसाइटल नॉर्म्स और अपने फाइनेंशियल सेक्टर की स्टेबिलिटी को देखते हुए रेगुलेशन लाते हैं और ज्यादातर लोग इस बेटिंग, ऑनलाइन बेटिंग, मनी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति निगरानी रखते हैं और अपने रेगुलेशंस रखते हैं। अब हमारी बात आती है, जैसे अभी अजय जी ने भी बताया कि 1400 गैम्बलिंग साइट्स को, ऑनलाइन गैम्बलिंग साइट्स को पिछले 2-3 साल में बैन किया गया। तो ये जो 1400 आप करते हैं तो इसके साथ और 2800 मशरूम हो जाते हैं और ये सारे वर्ल्ड ओवर आप इनकी फुटप्रिंट्स होते हैं। तो आप जो ग्लोबली भी जो डिस्कशंस हो रहे, जैसे साइबर इश्यूज के ऊपर अभी ग्लोबल मैंडेट की बात आई है, तो उसमें ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन क्राइम्स की एक बहुत बड़ा भूमिका है, जो देशों में भी कॉन्वर्सेशंस होते रहेंगे कि किस तरीके से इसको रोका जाए कि आपकी
सर्वर से आपकी थर्ड कंट्री कोई गेमिंग ऐप से एक तीसरा और कंट्री में नुकसान होता है, तो हम पहले ही ये सारी चीज को देखते हुए हमने काफी अच्छे कदम उठाए हैं। और लगता है कि जो दुनिया में भी जो इस ऑनलाइन बेटिंग को लेके जो चिंता है, जो नौजवानों को और विशेषकर बच्चों को जो प्रभावित करते हैं, इसको हमें हमारा स्टेप्स को देखते हुए बहुत सारे और देशों भी कदम जी उठाए। नीरज हमारे आर्थिक संपादक अजय मिश्र और हमारे आईटी सेक्टर के विशेषज्ञ सुबिमल जी के अनुसार ये इस समय बेहद जरूरी इस बिल को लेकर आना है। ऐसे में आज जिस तरह का हंगामा देखा गया बिल को पेश करते हुए, तो इसके आगे की राह क्या होगी? कल मॉनसून सत्र खत्म हो रहा है। देखिए, सरकार की पूरी कोशिश होगी कि इस बिल को लेकर जो विपक्ष है उसको समझाया जाए कि ये बिल कितना महत्वपूर्ण है, देश हित का बिल है और लाखों करोड़ों युवाओं से जुड़ा हुआ ये बिल है। जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से जो लोग हैं वो ऑनलाइन जो बैटिंग है उसके जाल में फंस जाते हैं, अपनी तमाम जो पैसे और संपत्तियां उसका नुकसान कर लेते हैं। बड़े पैमाने पर जो पैसा है वो विदेशों में चला जाता है और उस पैसे का जो प्रयोग है वो जो असामाजिक तत्व हैं, आतंकवादी हैं, उस पैसे का जो प्रयोग है वो करते हैं। और आप देखें कि अगर ये बिल आता है, यहाँ पर ऐप्स का रजिस्ट्रेशन होगा, तमाम जानकारी होगी और जो भी युवा उस ऐप के माध्यम से जुड़ेगा ई स्पोर्ट्स से, तो इस तरह की जो ऑनलाइन बैटिंग की जो फैसिलिटीज़ है उस पर एक तरीके से प्रतिबंध लगेगा। क्योंकि इससे पहले आपने देखा भी है कि देश के अंदर इस तरह के तमाम ऐप चल रहे हैं जहाँ पर लाखों करोड़ों लोग रोज जुड़कर अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में जल्द से जल्द ये बिल दोनों सदनों में पास होगा ताकि देश बिल्कुल। नीरज, 2 बजे तक के लिए लोकसभा राज्यसभा स्थगित है। आज बेहद महत्वपूर्ण एक और बिल, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेररिज्म संशोधन बिल 2025 भी पेश करने की बात हो रही थी। क्या लगता है कि 2 बजे के बाद इसका कोई माहौल बनेगा, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामे पर उतारू है? देखिए, लगता है कि ये बिल पेश हो जाएगा 2 बजे जैसे ही कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि सत्ता पक्ष का कहना है कि जो देश हित के बिल हैं उनको हम रोक नहीं सकते और जो विपक्ष जिस तरीके से संसद को बंधक बनाने का काम कर रहा है, देश हित के बिलों को पेश नहीं होने दे रहा है, वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और सत्ता पक्ष का ये कहना है कि अगर विपक्ष सहयोग नहीं करता है, विपक्ष इस तरह का हंगामा करेगा, तो देश हित के बिलों को पेश किया जाएगा, देश हित के बिलों को पास भी किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि 2 बजे जब कार्रवाई शुरू होगी तो इन बिलों को लेकर जो सरकार है अपनी जो बात है वो आगे बढ़ाएगी और हो सकता है कि कुछ एक बिल पास भी होते देखने को मिले हमको। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज आपका भी, अजय मिश्र आपका, सुबिमल जी आपका भी हमारे साथ इस विषय पर जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। और आइए बात करते हैं बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के मुद्दे पर राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच निरंतर गतिरोध बना हुआ है और इस मुद्दे पर नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग पर अड़े विपक्ष के सदस्यों ने बुधवार को भी शोर शराबा किया, जिसके कारण सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। 12 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद विपक्ष ने फिर हंगामा जारी रखा, जिसके चलते राज्यसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आज लोकसभा में संविधान का 130वां संशोधन बिल और उससे जुड़े बाकी बिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटल पर रखेंगे। बिल के प्रावधानों में गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी किए जाने पर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान किया गया है। लगातार 30 दिन तक गंभीर अपराध के आरोप में जेल में रहने पर आरोपी को पद से हटा दिया जाएगा अथवा 31वें दिन के बाद वह अपने आप पद से हटा हुआ माना जाएगा। अभी तक इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। इससे जुड़े तीनों विधेयकों को आज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद संसद की संयुक्त समिति को विचार के लिए भेजने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसके अलावा अमित शाह जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल भी लोकसभा में पेश करेंगे। सरकार 130वां संविधान संशोधन बिल लेकर आ रही है। जदयू सांसद संजय झा का कहना है कि सरकार का ये कदम स्वागत योग्य है। हमने वो दिन भी देखा है जब मुख्यमंत्री हाथी पर बैठकर जेल जाते थे। जदयू सांसद संजय झा से खास बात की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। 30
दिन तक अगर जेल में रहेगा तो वो अपने पद पर नहीं रहेगा। नहीं, ये वेलकम स्टेप है, क्योंकि ये स्थिति अब प्रधानमंत्री खुद को भी अपने इस दायरे में लेके आया है। सबसे बड़ी बात ये है। और ये स्थिति तब आई जब इंडिया गठबंधन के कितने मुख्यमंत्री आप देखे हो जो कोर्ट भेजता है जेल, सरकार का तो कोई इसमें नहीं है। कोर्ट जेल भेजता है और जेल भेजने के बाद इस्तीफा नहीं दिया, तिहाड़ में बैठ करके शासन चलाते रहे। या ऐसे भी मुख्यमंत्री हुए जो जेल भेजा गया तो हाथी पर चढ़ के जेल जा रहे थे। तो लोगों का विश्वास हिल गया। जो लोग संविधान बनाए वो कभी सोचे नहीं होंगे कि ऐसे भी मुख्यमंत्री होंगे संवैधानिक पद पे रहते हुए जेल जाने के बाद इस्तीफा नहीं देंगे। लोग तो ऐसे होते हैं जो चार्ज लगने पर इस्तीफा दे देता है। तो ये बहुत वेलकम स्टेप है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं जो लोगों का एक ट्रस्ट, विश्वास पॉलिटिकल व्यवस्था पे थोड़ा इन सब वजह से हिल गया था, फिर दोबारा रिस्टोर हो गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये मुद्दों को भटकाने के लिए सरकार इस तरह का बिल लेके आ रही है। ये तो इलेक्शन कमीशन पर भी चार्ज लगा रहे हैं। अब तो आ गया कि वो जो सर्वे कर रहे थे CSDS वाले, अब तो अपना ट्वीट भी डिलीट कर लिए कि हम गलत विश्लेषण किए थे। इनको माफ़ी मांगना चाहिए कांग्रेस को। उसी के बेसिस पर आपने पूरा का पूरा विश्लेषण किया था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। जितना संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है उसको कंडेम करने में लगे हुए हैं। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजय झा जी जो बता रहे थे कि सरकार जो बिल लेके आ रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी बल्कि खुद प्रधानमंत्री अपने आप को इस बिल के दायरे में लाकर ये स्पष्ट भी कर रहे हैं कि सरकार भ्रष्टाचार पर किसी भी तरह से समझौता नहीं करेगी और जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। कैमरामैन अनिल के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए DD न्यूज़। डॉक्टर दादू, हाँ ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। While progressive India is witnessing faster and wider national highways, encroachments are hampering movement at some places. The Rajmarg Yatra app empowers you to register a complaint, geotag a photo, track the status of the complaint, and get a solution in just one tap. With Rajmarg Yatra app, recharge FASTag and activate annual pass. Besides, get information about the nearest hospital, petrol pump and restaurant. Stay safe with over-speeding alerts. Report highway encroachment on Rajmarg Yatra app and contribute to nation building. इसमें है फौलादी ताकत। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता। इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज सुबह जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने अचानक हमला कर दिया। अपने कैंप ऑफिस पर आज सुबह जनसुनवाई कर रही थी। हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। सीएम पर हमला करने वाले आरोपी का नाम राजेश खिमजी बताया जा रहा है। वह राजकोट का रहने वाला है। भाजपा ने इस घटना की कड़ी निंदा की। बीजेपी के नेता सतीश उपाध्याय ने भी कड़ी निंदा की है इस हमले की। उन्होंने हमले को नफरत भरा और कायरतापूर्ण बताते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं। कुछ उनको क्या चोटें आई? नहीं, मैंने बताया ना कि
सदमा जरूर लगा है, जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है। लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ और उस बहन को, मजबूत महिला हैं वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोज़मर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री पर आज जन सुनवाई के दौरान जिस खराब नीयत और नफरत के साथ हमला किया गया, बेहद ही कायराना है। दिल्ली के लोग ऐसी सोच को कभी माफ नहीं करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिन रात जनता की सेवा में लगी हैं। इस तरह के हमलों से ना वो डरने वाली हैं, ना वो झुकने वाली हैं। दिल्ली की सेवा लगातार करती रहेंगी, लेकिन ऐसे लोगों को हमें कभी भी माफ नहीं करना चाहिए और इन्हें कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। और आइए सुनते हैं जन सुनवाई के दौरान उपस्थित लोगों का क्या कहना है। हमने उत्तम नगर से आया था कंप्लेंट लेके सीवर की। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। तो यहाँ गेट पर आया तो भगदड़ मच गया कि लेडीज को मुख्यमंत्री जी के थप्पड़ मार दिए। ये तो गलत हुआ ना। हम लोग आए थे सीवर के सुनवाई करने के लिए। आपने क्या सुना, क्या लगा आपको, क्यों, कैसा लगा? वो जनता दरबार में गई थी, जनता दरबार में सुनवाई के लिए गई थी अंदर, उसी में थप्पड़ मार दिया। कोई जनता दरबार में जाएगा उसको थप्पड़ मारना गलत चीज़ है ना मुख्यमंत्री को। ये बहुत गलत हुआ है। जनता सुनवाई पे सबका का हक है। इसमें कोई बहरूपिया अगर आज उनको थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं बिल्कुल साथ में नहीं थी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन हम वहीं थे कि क्या सुना, क्या देखा? नहीं, वो अपनी कोई बात बता रहे थे। एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया। अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हम इससे अगली जन सुनवाई में आए थे। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ध्यानपूर्वक हमें सुना था और उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। जो भी घटना हुई है ये सिर्फ मुख्यमंत्री पे हमला नहीं हुआ, ये दिल्ली के लोकतंत्र पे हमला है। बहुत गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है वो ये नहीं होनी चाहिए थी। बहुत निंदनीय घटना है ये। की है आतिशी ने एक्स पर लिखा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। आशा है मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं। और इस खबर पर सुरेश शर्मा और मुकेश शुक्ला इस पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, पहले आपके पास आना चाहेंगे, अभी तक इस आरोपी के बारे में और क्या कुछ पता चला है? बिल्कुल ऋतु जी, ये जो आरोपी है राजकोट का रहने वाला राजेश भाई खिमजा इसका नाम है और ये एक एनिमल लवर्स बताया जा रहा है। जैसा कि उसकी मां ने बयान दिया है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था जानवरों को लेकर के, कुत्तों को लेकर के, उसके बाद ये संडे को राजकोट से दिल्ली आया और उसने आने के बाद सीएम हाउस का भी निरीक्षण किया, वहाँ पर रेकी करी, फिर जहाँ पर ये जनसभा होनी थी, जनसुनवाई होनी थी, वहाँ पर गया और वहाँ पर उसने फिर एप्लीकेशन लगाई और वो अंदर पहुँचा। अंदर उसके पास कुछ पेपर्स के बंडल थे जो ऐसा बताया जा रहा है कि उसने उसका हवाला देते हुए किसी अपने रिश्तेदार को छुड़वाने की मांग करते हुए वहां पर वो दिखाया कि वो जेल में बंद है। जैसे ही सीएम ने उससे इंटरेक्शन किया, उसने हाथ पकड़ा, उनके बाल पकड़े और उसके बाद उसने उसके ऊपर हमला कर दिया। और ये कहीं ना कहीं एक तरह से बड़ी सुरक्षा चूक भी मानी जा रही है। दिल्ली पुलिस के इसी सिविल लाइन थाने में आरोपी को अभी अंदर भी रखा गया, उससे पूछताछ की जा रही है। डीसीपी, ज्वाइंट सीपी, तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली के जो थे वो सीएम हाउस गए हुए हैं, वहाँ पर भी सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, इसका एंगल चेक किया जा रहा है। लेकिन गुजरात में जो उसकी मां का बयान आया है उससे कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि ये लोग रिक्शा चालक थे, दो भाई हैं, दोनों रिक्शा चलाते हैं। और ऐसा उन्होंने कहा कि कई बार ये घर में भी ऐसा हिंसक गतिविधियों में शामिल हो जाता था, लड़ने लगता था। मेंटली वो कह रहे हैं अभी वो स्टेबल नहीं था। और जब से ये जो भी एपिसोड है, जैसा वो बता रहे हैं, मीडिया में बयान आ रहे हैं, लेकिन राजेश भी अपना बयान बदल रहा है बार बार और कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कुछ देर बाद उसको 30 तारीख कोर्ट में पेश किया जाएगा जब जज के सामने, तो पूछताछ की जाएगी। पुलिस इसकी कस्टडी की भी डिमांड करेगी और इससे आगे की पूछताछ की जाए। तमाम उन एंगल्स पर भी काम करेगी कि क्या कुछ इसके लिंक्स थे, पीछे कहां से ये एसोसिएट था, क्या यही जो बयान आ रहे हैं इससे ये इत्तेफाक रखता है या इसके पीछे कोई साजिश। और तमाम ऑपोजिशन भी कहीं ना कहीं सीएम पर हुए इस हमले की निंदा कर रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि इस आरोपी को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। एक जनप्रतिनिधि पर इस तरह से हमला करना, दिल्ली की बेटी है रेखा गुप्ता, जिस तरह से वो लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय हुई हैं बीते दिनों में, आपने देखा होगा। उसके बाद
लोग जो हैं उनमें भी आक्रोश है। आम जनता जो यहाँ पर हम जब से खड़े हैं वो भी इंसाफ मांग रही है, कह रही है कि अगर सीएम पर हमला ऐसे व्यक्ति करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल मुकेश, आरोपी से पूछताछ जारी है। बिल्कुल आरोपी से पूछताछ जारी है, लगातार वो अपने बयान बदल रहा है। सुयश, मुख्यमंत्री जन सुनवाई करती हैं, आम जनता वहां पहुंचती है, अपने सवालों को लेकर पहुंचती है, क्या सुरक्षा और तमाम चीजों को लेकर भी सवाल उठ रहा है? किस तरह की पूरी प्रक्रिया होती है? और मुख्यमंत्री निवास पे आप इस समय मौजूद हैं, क्या आपको क्या अपडेट मिल रहा है? जी रितु, अभी मैं मुख्यमंत्री जन सेवा सदन पे हूँ और आपको दिखा दूं ये दरवाजा है, इसी से एंट्री होती है। जितने लोग सुबह जाते हैं 7 बजे, ऐसे ही ये भी 7 बजे गया था, तो कोई भी सामान ले जाने की अनुमति नहीं होती है सिवाय आपके एप्लीकेशन पेपर के। और ये वो एप्लीकेशन पेपर और जो इसका एक बंडल था पेपर का, वो ये लेकर के गया था अंदर सभी लोगों के साथ में। 7 बजे के तकरीबन ये गया है और जैसा कि हर हफ्ते मुख्यमंत्री करती हैं ये जन सुनवाई, उसी तरीके से प्रक्रिया पूरी चल रही थी। लेकिन जैसे ही ये अपनी पेपर निकालता है अपनी बताने के लिए, बात करने के लिए मुख्यमंत्री से, अचानक से इसके बिहेवियर में बदलाव होता है, ये रिबेलियस हो जाता है और उनका हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री के सर पर चोट आती है। कब बताया जा रहा है कि उनको किसी टेबल से वो टकराई है जिसकी वजह से उनके सर पे चोट आई है। लेकिन अच्छी खबर ये है, जैसा कि बताया, कि उनको कोई भी शारीरिक तौर पर ऐसी कोई चोट नहीं आई है, उनका पूरा ट्रीटमेंट हो चुका है, सारा कुछ देख लिया गया। लेकिन अभी की प्रतिक्रिया अगर मैं यहाँ की आपको बताऊं तो दिल्ली की जनता जिनसे हमने यहाँ बात की, जो लोग सुबह यहाँ जनसभा में उपस्थित भी नहीं थे, वो लोग भी यहाँ पर मिलने के लिए आए, जानने की उन्होंने कोशिश की। और जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि ये मुख्यमंत्री पर हमला नहीं हुआ है, ये तमाम उन विकास के कार्यक्रमों पे हमला हुआ है जो कि हमारी मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए कर रही है। सुयश, आज की घटना के बाद भी मुख्यमंत्री जन सुनवाई को जारी रखेंगी? सुयश, आज की घटना के बाद भी क्या मुख्यमंत्री जन सुनवाई को जारी रखेंगी? इस पर कोई अपडेट? जी हाँ, वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पूछा इस सवाल का, जब हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा बिल्कुल वो हताहत जरूर हैं, दुखी जरूर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जज्बे में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने कहा है कि मेरी ये जो प्रतिक्रियाएं हैं, दिल्ली के प्रति जो मेरा प्यार है और दिल्ली की जो समस्याएं हैं, चाहे मुझे कितना भी रोकने की कोशिश करें, मैं नहीं रुकूंगी, क्योंकि दिल्ली वासियों के साथ में मेरा जो जिम्मेदारियां हैं, मैं उनसे पीछे नहीं हटूंगी। देखिए, लगातार उन्होंने यही कहा कि मैं काम करती रहूंगी, क्योंकि आज की इस घटना के बाद भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि दिल्ली वासियों को वो लगातार काम करती रहेंगी, वो किसी तरह हताश नहीं है, दुखी जरूर है आज की घटना से, लेकिन वो दिल्ली वालों के लिए काम करना जारी रखेंगी, जन सुनवाई जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश आपका भी, सुयश आपका। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी, और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई, LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है, इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। उपराष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य प्रस्तावक के रूप में राज्यसभा के महासचिव रिटर्निंग ऑफिसर PC मोदी को उपराष्ट्रपति चुनाव के दस्तावेज सौंपे। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के कुल 4 सेट अनिवार्य रूप से दाखिल करने होते हैं। हर सेट पर 20 प्रस्तावकों का और 20 अनुमोदकों के हस्ताक्षर होते हैं। CP राधाकृष्णन के नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और गठबंधन के करीब 160 सांसद शामिल हुए। इनमें 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक थे। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को संसद भवन में होगा और नतीजे इसी दिन रात तक घोषित होंगे। इस समय लोकसभा में 543 सांसद और कुल 245 सदस्यों की क्षमता वाले राज्यसभा में अभी 233 सांसद हैं। भाजपा के पास लोकसभा में 240 और राज्यसभा में 102 सांसद हैं।
वहीं लोकसभा में एनडीए की कुल ताकत 293 और राज्यसभा में 128 है। दोनों सदनों में एनडीए की कुल ताकत 421 है। वाईएसआरसीपी ने एनडीए उम्मीदवार को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। इस तरह सीपी राधाकृष्णन को वाईएसआरसीपी ने 11 सांसदों के समर्थन के साथ उन्हें 433 सांसदों का समर्थन है। और इससे पहले एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने प्रेरणा स्थल जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान भाजपा और एनडीए के कई नेता उनके साथ मौजूद थे। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार पीसी राधाकृष्णन ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य प्रस्तावक के रूप में शामिल थे। साथ ही एनडीए और विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार के साथ अब दक्षिण बनाम दक्षिण उपराष्ट्रपति चुनाव होता दिखाई दे रहा है। भाजपा और एनडीए के नेता आज सीपी राधाकृष्णन के नामांकन के दौरान मौजूद थे। एनडीए को बड़ा समर्थन हासिल है उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपने उम्मीदवार के लिए। तमाम राजनीतिक दलों से बातचीत के बाद वाईएसआरसीपी ने अपने समर्थन का भी ऐलान किया है एनडीए के उम्मीदवार के लिए। अपने नामांकन से पहले एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने प्रेरणा स्थल जाकर नमन किया। साथ ही भाजपा और एनडीए के नेता भी उनके साथ मौजूद थे। नौ सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। उस चुनाव से पहले आज एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने अपना नामांकन दाखिल किया और कल विपक्षी दलों के इंडिया के गठबंधन अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। ऋषि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, एनडीए ने एक तरह से आज भी दिखाया अपनी पूरी ताकत में कि बड़ा समर्थन हासिल है, लेकिन ये पूरा चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव दक्षिण बनाम दक्षिण बनता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से राधाकृष्णन का नाम जब सामने आया उसके बाद पहले से तो परिस्थिति ये बनी कि सर्वसम्मति की बात की जाने लगी और कहा जा रहा था कि सर्वसम्मति बननी चाहिए। विपक्ष और पक्ष दोनों ये कह रहे थे कि सर्वसम्मति से अगर होता है तो देश के लिए और राज्यसभा के सभापति के तौर पर संचालन के लिए ये सबसे बेहतर होता है। लेकिन अंततोगत्वा ये सर्वसम्मति नहीं बन पाई और इसी वजह से जो दूसरे उम्मीदवार जो कि INDIA गठबंधन के हैं वो सामने आ गए और उसमें जब उन्होंने दक्षिण से ही एक उम्मीदवार को सामने लेकर आए तो उससे ये साफ हो गया कि उनको लगने लगा कि दक्षिण की जो सियासत है उसमें कहीं ना कहीं उन्हें सेंध लगती हुई दिखाई दे रही थी। हम जानते हैं कि राधाकृष्णन जब 2 बार सांसद लोकसभा के तो डीएमके के सहयोग के साथ मुझे लगता है कहीं न इसी तरीके की चुनौतियां कांग्रेस और उनके अलाइंस पार्टनर के सामने आ गई होंगी। लगता होगा कि जो समर्थन उम्मीद से ज्यादा उन्हें मिलता हुआ दिख रहा था, इसलिए उन्होंने दक्षिण का ही कैंडिडेट दिया और ये महसूस चुनाव में रहना उन्हें जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके का परसेप्शन इस समय विपक्ष सरकार सामने प्रस्तुत कर रहा है पूरे देश में और खास तौर से SIR जैसे मसले पर, उसमें उन्होंने अपनी सियासत को इस चुनाव में जरूर उड़ेल दिया और अपने उम्मीदवार को सामने ला दिया। अभी तक एक ही उम्मीदवार एनडीए के हैं सामने, लेकिन इतना तो तय है कि जब उन्होंने अपना कल आखिरी तारीख है नामांकन के लिए, तो उनका नामांकन अब कल ही हो पाएगा, क्योंकि 11 बजे से 3 बजे के बीच का समय नामांकन के लिए रहता है और इसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं राज्यसभा के जो महासचिव हैं उनके पास करना है। देखते हैं कल वो कितने बजे करते हैं, हालांकि खबरें करती ही हैं। जी ऋषि, संख्या बल के लिहाज से एनडीए मजबूत दिखाई देती है, तो क्या ये चुनाव प्रतीकात्मक तौर पर विपक्षी गठबंधन उम्मीदवार लेके आ रहा है या फिर आगे की रणनीति, यानी कि तमिलनाडु को लेकर, दक्षिण की राजनीति को लेकर ये बड़ी रणनीति तैयार की गई है विपक्ष की तरफ से? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस की सियासत में इस समय दक्षिण महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि उत्तर भारत में उसके पास जमीन उतनी मजबूत है नहीं, तो वहां पर जो अलायंस पार्टनर उसके हैं
कांग्रेस को लगा कि इसमें मैदान खाली छोड़ना उचित नहीं होगा। इसी वजह से उन्होंने, मैंने कहा ना कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने सियासत को रेल दिया और इसी वजह से संख्या बल तो स्पष्ट है और कि एनडीए के पास ही है और जो जिस तरीके से अन्य पार्टियों का भी धीरे धीरे समर्थन आ रहा है तो जीत को लेकर संशय बहुत कम है। लेकिन चुनाव में कहा जाता है कि जब तक परिणाम ना आ जाए तब तक सियासत में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड करने की जो उम्मीदें होती हैं उसको अगर बना के रखना है तो चुनावी मैदान में जरूर उतरना होगा और इसी फिलॉसफी को कांग्रेस ने अपने अलायंस पार्टनर के साथ आगे बढ़ाया है। ऋतु जी, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि पूरी जानकारी के लिए। और अब बात मॉनसून में मेघ जमकर बरस रहे हैं और हर राज्य में इसका खूब असर देखने को मिल रहा है। बात अगर महाराष्ट्र की करें तो पिछले 3 दिनों से जारी बारिश का दौर अभी भी थमा नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के पालघर, मुंबई उपनगर, मुंबई सिटी, ठाणे, पुणे और रायगढ़ में आज भी भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं गुजरात के कुछ इलाकों के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है, खासतौर से समुद्र से सटे इलाकों में, जिनमें देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ और अमरेली शामिल है। वहीं पहाड़ों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में बारिश कहर बनकर बरस रही है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का सिलसिला आज भी जारी है। कुल्लू के शास्त्री नगर में कल रात बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। गाड़ियां बहने की खबर है तो वहीं बाढ़ का पानी कई घरों में घुस गया। हालांकि राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाकों के स्कूल और सरकारी संस्थान आज बंद रखे गए हैं। मुंबई से श्यामा हमारे साथ जुड़ गई हैं इस खबर पे। श्यामा, पिछले 4 दिनों से हम देख रहे हैं मुंबई के अलग अलग हिस्सों में मॉनसून का कहर है और सिर्फ जनजीवन अस्त व्यस्त हो, रेल सेवाओं पे इसका असर हो, इससे ज्यादा 12 से 14 लाख एकड़ भूमि में खड़ी फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। तो किस तरह से प्रशासन अब अभी तक के नुकसान का आकलन कर रही है और आने वाले समय के लिए क्या तैयारियां? जी देखिए ऋतु, अगर हम बात कर लें जो नुकसान हुआ है उसके लिए जाहिर सी बात है आने वाले समय में इन सभी जगहों पर जहां पर भी फसल थी, जहां पर भी प्रोडक्शन थी, वहां पर पंचनामा होगा। जो ऑफिशियल टीम्स हैं वो किसानों के साथ में जाएंगे वहां पर और सारा पंचनामा होने के बाद ही ये असेसमेंट हो पाएगा कि किस किसान का कितना नुकसान हुआ है और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर हम आज के ताज़ा अपडेट की बात कर लें तो मुंबई में फिलहाल सुबह से बारिश थमी हुई है, यानी कि एक जो इंद्र देवता हैं, जो बारिश के देवता हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा एक रहम किया हुआ है और इसी की वजह से हम देख रहे हैं जितने भी निचले इलाकों में, निचले हिस्सों में पानी जमा हुआ था, जल जमाव की जो समस्या थी वो अब नहीं है कहीं पर भी। यानी कि पूरे मुंबई में जो वाटर लॉगिंग इश्यूज थे अब वो हट चुका है। अच्छी बात ये भी है कि 10:19 के आसपास में हाई टाइड का समय था, जहां पर 4 मीटर जितनी लंबी जो वेव्स हैं, जो लहरें हैं, वो उठ रही थी और उस समय में भी बारिश नहीं हुई है और इसी की वजह से मुंबई में कहीं पर भी अभी भी वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा अगर हम देखें, क्योंकि सेंट्रल रेलवे जो सर्विसेज चलाती हैं ट्रेन्स की, वो कल ज़्यादा ही अफेक्ट हुई थी, काफ़ी ज़्यादा इस पर असर पड़ा था और देर रात सर्विसेज रिज्यूम हुई थी। लेकिन देर रात होने की वजह से आज भी अगर आप देखें तो जो सर्विसेज हैं वो लगभग 15 मिनट से मिनिमम 15 मिनट के डिले पर चल रही हैं। वेस्टर्न रेलवे की बात कर लें तो वेस्टर्न रेलवे ठीक ठाक चल रही हैं। वहीं वेस्टर्न रेलवे की जो लंबी दूरियों की ट्रेन्स हैं उन पर असर पड़ा हुआ है और काफ़ी सारे ट्रेन्स को कैंसिल भी कर दिया गया है। इसलिए प्रशासन या वेस्टर्न रेलवे बार बार ये अर्ज कर रहा है पैसेंजर्स से कि वो जब निकलें अपने घरों से अपने ट्रेन्स के लिए तो वो ज़रूर ये चेक कर लें कि उनका जो ट्रेन है, उनकी सर्विसेज हैं, क्या वो डिलेड हैं या वो कैंसिल हुई हैं और उसी के बाद श्यामा, पिछले 3 दिन से लगातार हो रही बारिश, हालांकि अभी आपका कहना है कि अभी इस समय थमी हुई है, लेकिन आने वाले समय के लिए भी पूर्वानुमान यही है कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में तेज बारिश होनी है, जिसे लेकर प्रशासन लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा पूरी जानकारी के लिए। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में थोड़ी गिरावट आई है। सुबह 6 बजे तक की स्थिति के मुताबिक नदी का जलस्तर 204.76 मीटर पर है, जो खतरे के निशान से नीचे है। दिल्ली में यमुना के जलस्तर का खतरे का निशान 205.33 मीटर है। नदी के जल निकासी की दर आवक से अधिक बनी हुई है। हालांकि कई इलाकों में अभी भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि हालात नियंत्रण में हैं। उधर आगरा में यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए
निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। अगले 2-3 दिनों में यमुना नहर खतरे के निशान को पार कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को औटा सिमरिया परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस परियोजना में गंगा नदी पर बना 1.865 किलोमीटर लंबा पुल शामिल है। ये पुल पटना जिले के मोकामा और बेगूसराय के बीच सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ये नया पुल पुराने 2 लेन वाले रेल सह सड़क पुल राजेंद्र सेतु के समानांतर बनाया गया है, यानी कि उसी से सटा हुआ बनाया गया है। लगभग 70 लाख पुराना राजेंद्र सेतु अभी मरम्मत के कारण भारी वाहनों के लिए बंद है। नए पुल के कारण उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच चलने वाले भारी वाहनों को 100 किलोमीटर घूमकर नहीं आना पड़ेगा। इससे यात्रा तेज और आसान होगी और ईंधन और वाहन संचालन की लागत में भी बचत होगी। ये पुल धार्मिक स्थल सिमरिया धाम से बेहतर जुड़ाव प्रदान करेगा, जो प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि है। इस परियोजना की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। ये परियोजना बिहार में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये पुल इंजीनियरिंग की एक उत्कृष्ट मिसाल है, जो नवाचार, मजबूती और बुनियादी ढांचे की शक्ति को दर्शाता है। कुल मिलाकर ये पुल आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक होगा, एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र से जुड़ाव को मजबूत करेगा और क्षेत्र के लोगों की यात्रा को और भी सुविधाजनक बनाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज रूस के दौरे पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर आधारित 26वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर चर्चा होगी, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के उद्देश्य से आयोजित ये सत्र 19 से 21 अगस्त तक रूस की उनकी 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विदेश मंत्री भारत रूस व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगे, जहां दोनों पक्ष व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के अवसरों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्री रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय मुद्दों की समीक्षा की जाएगी और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। ये दौरा भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिहाज से बेहद अहम है। डॉक्टर एस जयशंकर की ये यात्रा रूसी संघ के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव के निमंत्रण पर हो रही है। फुकेट में आज 23वीं वार्षिक AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कॉन्फ्रेंस में भारत को 2025 से 2027 कार्यकाल के लिए AIBD की कार्यकारी बोर्ड का चेयरमैन चुना गया है। वोटिंग के दौरान भारत को सबसे ज्यादा वोट मिले। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO और AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष गौरव द्विवेदी ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में मीडिया आज भी विश्वसनीय और प्रासंगिक बना हुआ है। साथ ही AIBD के मिशन के मूल में मौजूद सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सामाजिक भूमिकाओं को निभाना जारी रखे हुए है। और आइए अब बात खेल की। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। कजाकिस्तान के शिमकेंट में खेली जा रही 16वीं एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता के दूसरे दिन मंगलवार को भारत की रश्मिका सहगल ने स्वर्ण पदक जीता। ये इस प्रतियोगिता की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत का तीसरा स्वर्ण है। इससे पहले मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में तीसरा स्थान हासिल कर एक और अंतर्राष्ट्रीय पदक भारत के खाते में डाला। रश्मिका ने वंशिका चौधरी और मोहिनी सिंह के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर ने पलक और सुरुचि फोगाट के साथ टीम स्पर्धा में कांस्य अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने अब तक 5 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य जीते हैं। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सुमित मलिक ने रजत पदक अपने नाम कर लिया है। उन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग में रूस के मगमेद आजामिरो को हराया। प्रतियोगिता के महिला वर्ग में सृष्टि 67 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहुंच गई हैं। 57 किलोग्राम भार वर्ग में तपस्या ने भी जापान की सुवाका उचिता को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फ्रांसीसी स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे ने पेनल्टी गोल की बदौलत रियल मैड्रिड ने ला लीगा 2025-26 सीजन की शानदार शुरुआत की। मंगलवार को
सेंटियागो बर्नबाओ में खेले गए मुकाबले में मैड्रिड ने ओसासुना को 1-0 से हराकर नए कोच जाबी ओलोंसो को जीत का तोहफा दिया। इस जीत के साथ रियल मैड्रिड ने 2008 से चली आ रही परंपरा को जारी रखा है कि वह ला लीगा के अपने शुरुआती मुकाबले में कभी हारता नहीं है। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।